हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं लविश बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। तो यार आज मैं एक बहुत एक अच्छे टॉपिक पे, एक हॉट टॉपिक पे एक बहुत अच्छी-सी वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? और ये हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने अभी व्हाट्सएप स्टेटस में, पेपर की हेडलाइंस में और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में आपने ये देखा होगा कि यार कुछ एक नई गाइडलाइन आ गई है कि अब 16 साल से कम के बच्चे कोचिंग सेंटर्स नहीं जा सकते। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कोचिंग सेंटर ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो ये क्या कन्फ्यूजन है? देखिए, आपने ऊपर-ऊपर से चीज़ें देखी होंगी, अपने दिमाग में कुछ चीज़ें फ्रेम कर ली होंगी, बट आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा। तो बस उसका एक छोटा-सा, एक अच्छा-सा इनसाइट देने के लिए, इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक पीडीएफ है जो मिनिस्ट्री के द्वारा इश्यू की गई है और ये पीडीएफ अभी बहुत सर्कुलेट हो रही है। आप लोग देख रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने ये इश्यू किया है और ये पीडीएफ हमारे पास भी आई है। ठीक है? ऑनलाइन मीडिया सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स में ये बहुत सर्कुलेट हो रही है। तो ये है क्या? इसमें क्या चीज़ है कि क्या आजकल कोचिंग्स बंद हो जाएगी या 16 साल से बच्चों को नीचे के बच्चों को रखना ही नहीं है? क्या होगी चीज़ें, कैसी होगी, ये क्या है? तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो गाइडलाइन आई है, इसको बोल सकते हैं एक मील का पत्थर है, ठीक है? ये बेसिकली मैं बोलूँ अभी तक मैंने जितना इसको इन डेप्थ एनालिसिस किया है उसमें से 90 टू 95% ये जो गाइडलाइंस है, ये बहुत फेवरेबल है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट, उनके लिए एक अच्छे कंडक्ट के लिए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें जो भी चीज़ें डाली है, जो भी बातें कही है, वो बहुत अच्छी फेवर करने के लिए मतलब कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये इन द स्पिरिट लागू हो जाए, ठीक है? तो बच्चों का बहुत अच्छा होगा। मतलब उन्होंने सारे सोशल एस्पेक्ट्स आज की डेट में कैसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें चल रही है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस इश्यू करी है। अभी गाइडलाइंस आई क्यों है? सबसे पहला सवाल ये उठता है। यार देखिए सीन ऐसा है कि बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं अलग-अलग देश के अलग-अलग कोने में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है कि कहीं आग लग गई कोचिंग सेंटर में, बच्चे वहाँ से कूद रहे। शायद गुजरात की एक न्यूज़ आपने सुनी होगी। उसके बाद आपको एक जगह पता होगा जैसे बोलते हैं राजस्थान में कोटा करके, वहाँ पे कोटा फैक्ट्री मतलब कि वहाँ से बहुत सारे इंजीनियर्स, जेईई, डॉक्टर्स और ये लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे जो कहीं न कहीं स्ट्रेस लेके सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो ये केसेस अभी-अभी में बहुत बढ़ रहे थे। अच्छा, सारी गवर्नमेंट्स बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट, बी इट स्टेट गवर्नमेंट, हर कोई अपने लेवल पे बहुत अलग-अलग गाइडलाइंस ला-ला के चीज़ों को मैनेज कर रहा था, ठीक है? बट इसको और थोड़ा-सा स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक नई गाइडलाइन इश्यू की गई है मिनिस्ट्री के द्वारा। तो मैं अगर आप मुझे 5 से 10 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है? तो मैं इस वीडियो को प्रॉपर समराइज़ करके आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर कट कर दूँगा। तो इससे आपको अगर आप खुद पेरेंट्स हैं, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं या आपके कज़िन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कोई सीनियर, जूनियर जो भी है आपका, अगर वो इस एज में या इसके अंदर आते हैं, तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या है ये। अभी तक के तो आपने केवल ये सुना होगा कि 16 साल के बच्चे कोचिंग्स में एडमिशन नहीं ले पाएँगे, ये वो। बट इसके बारे में जितना मैंने एनालिसिस किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आप 6 से 8 मिनट या 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, अगर आप मेरे साथ में इतना टाइम दे देंगे, तो आई होप कि आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसा कि ये गाइडलाइन, ये पीडीएफ बहुत सर्कुलेट हो रहा है, तो मैंने भी ये पीडीएफ का ही यूज़ किया है। मैंने भी इस पीडीएफ को पढ़ा है। 11 से 12 पेज का पीडीएफ है। इसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी है। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको यहाँ पे चॉक आउट कर लिया है। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये आया क्यों है? ये गाइडलाइन इश्यू क्यों की गई है? देखिए, जैसे मैं बताया कि हमारे इंडिया में कोचिंग सेंटर एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं हम लोग बहुत अच्छा बिज़नेस है, ठीक है? बट अभी आप इसको समझिएगा छोटी नहीं, बड़ी-बड़ी कोचिंग, बहुत बड़ी-बड़ी कोचिंग्स, जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जो स्टूडेंट्स के बीच में सुसाइड्स के केसेज़ हैं, फायर इंसिडेंट्स के केसेज़ हैं, ढंग की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, एडमिशन लेने के बाद अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है, ठीक है? टीचिंग की मेथोडोलॉजीज़ अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर, एक अच्छी-सी गाइडलाइन इश्यू करी है। इन सारे चीज़ों को एड्रेस किया है प्रॉपर्ली, ठीक है? तो यहाँ पे बताना क्या चाह रहा है, मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे जो-जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लगे, मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है। देन आफ्टर मैंने इसके लिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे हाइलाइट किया है। तो एक बार हम लोग समझते चलते हैं कि ये चीज़ें क्या है। तो पहले तो बता दिया क्योंकि इतना सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा था, ये इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे थे, तो ये एक फ्रेमवर्क लाया गया है। अब इसमें क्या है, ये बता रहा है कि दिक्कत क्या हो रही थी। इसमें एक चीज़ बताया गया कि चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स अनडू कॉस्ट। अब देखिए पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा, मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग लाख-लाख, 2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए तक की फीस दे रहे हैं। एंड दिक्कत कहाँ हो रही थी कि यार बच्चे देखिए 9th-10th में आते हैं, 12-13, 13-14 साल के होते हैं और उनको डायरेक्टली यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है, अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता है कि आप पढ़ो, 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 फालतू की स्ट्रेस दे दी जाती है। बच्चा वहाँ जाता है, अगर कुछ नहीं कर पाता है, तो उसको ऐसा लगता है मैं फेलियर हूँ एंड देन फिर गलत स्टेप्स लेता है। तो बस उन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए देखिए कि आपको अनड्यू स्ट्रेस ना हो, ठीक है? फालतू की फीस ना चार्ज की जाए। स्टूडेंट्स बहुत सारे सुसाइड कर रहे थे, बहुत सारी प्रीवियस लाइफ्स का लॉस हो रहा था, लाइक फायर के चक्कर में, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, गलत-गलत माल प्रैक्टिसेस मतलब गलत प्रैक्टिसेस यूज़ की जा रही थी कोचिंग, बड़ी-बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ठीक है? तो ये मीडिया में बहुत आ रहा था और इससे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है और ये डिबेट्स, डिस्कशन कंटीन्यूअस चलते रहे पार्लियामेंट, जो इनसाइड पार्लियामेंट, आउटसाइड पार्लियामेंट सारी जगह चलती रहा। उसके बाद एक चीज़ और थी, हमने ये कंसीडर किया कि जो प्लस 2 लेवल है मतलब 11th-12th लेवल का जो सीन होता है, वो जनरली स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर में आता है। तो वो लोग इसके ऊपर कैसे कर रहे हैं? तो बहुत सारी पीआईएल्स फाइल हुई। पीआईएल क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जो हम लोग कोर्ट्स वगैरह में फाइल करते हैं जनरली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स वगैरह में, सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह में हम लोग ये फाइल करते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है? तो ये भी एक प्रॉपर्ली ऐसे चली और चलती रही। अब ये ना एक्चुअली बहुत बड़ा इतिहास है, ये अभी हमको जानना ज़रूरी नहीं है। हमको बस ये जानना है कि ये होता क्या है। जनरली आप एक चीज़ ये समझिए कि जो कोचिंग सेंटर्स के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज़ होते हैं, उसका सारा जो जुरिसडिक्शन है, उसका जो अधिकार है, पावर है, वो आता है स्टेट गवर्नमेंट या वो यूनियन टेरिटरी।
उनके अधिकार में आता है। इसमें डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो केवल एक फ्रेमवर्क बता सकती है, एक ढांचा बता सकती है, बट उसको कंट्रोल करने का सारा कुछ आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये वाली लाइन में यही बोला गया, आखिर में यही कंक्लूड किया गया कि स्कूल लेवल में डायरेक्टली जो परव्यू है, जो सारा जो पावर है, वो स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन से यही चीज निकल गई पहले ही। अब क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कंटिन्यूस यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ये सारे टेस्ट होते हैं, ये सारी चीजें होती है, यहाँ पे बताया। उसके बाद ये बोला कि हम लोगों ने पास में देखा है कि अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अलग-अलग एक्ट्स बना रखी है या गाइडलाइंस इश्यू कर रखी है पहले, अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं। लाइक अगर हम देखेंगे अलग-अलग स्टेट में प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशंस के लिए अलग-अलग एक्ट बने, लाइक बिहार का एग्जांपल है, गोवा का एग्जांपल है, उत्तर प्रदेश और सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान, सारी जगह का बहुत ऐसी-ऐसी एक्ट बनी हुई है पहले से। साथ-साथ राजस्थान ने तो अभी-अभी 2023 में प्रॉपर मेंटल हेल्थ के लिए भी गाइडलाइंस वगैरह इश्यू करी थी। ठीक है? तो इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था। और यही बोल रहा है, इन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, ये सारी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमने ये फ्रेमवर्क निकाला है। फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा बनाया है। ओके? देखते हैं एक्चुअली अब यहाँ से चीजें चालू हो रही है, अभी तक तो हम लोग बैकग्राउंड देख रहे हैं। अब जो मेन चीजें चालू है, इस रेगुलेशन गाइडलाइंस का नाम क्या है? तो भाई ये पूरा ऐसा इसका नाम है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर। अभी समझते हैं नाम क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, दोनों चीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट एज वेल एज अ लॉ टीचर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी तक चल रहे थे, या आज से अगर किसी को कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कोचिंग के तौर पर प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बनाने हैं, तो उनको प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक टाइम लिमिट भी दे दी गई है कि जब से ये रेगुलेशंस उसमें आएगी, इंप्लीमेंट होगी, वहां से 3 महीने के अंदर, 3 महीने का एक टाइम एलोकेट कर दिया गया है, आपको 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। सारा कुछ बताया, क्या डॉक्यूमेंट देना है, कौन रजिस्ट्रेशन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, कब रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना है, कब कैंसिल होगा, सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इसका नाम है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑफकोर्स हमको पता है कि सारा चीजें अच्छे से हो पाए उसके लिए। अब ये गाइडेंस की नीड क्यों पड़ी, ये गाइडेंस की नीड के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग एक फ्रेमवर्क देना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए, जो मैंने बताया कि कैसे रजिस्टर होगा, साथ साथ मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बोला ना, ये मिल का पत्थर है समझिए। ठीक है, तो हमने बता दिया कि भाई ये चीजें फुलफिल होगी तो ही आप कोचिंग कर पाओगे, कोचिंग चालू कर पाओगे, ऐसा कर पाओगे, वैसा कर पाओगे, सारी चीजें बताई गई है ऑफ कोर्स। और हमको सेफगार्ड करना था, लोगों के इंटरेस्ट को बचाना था, जो वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स में पैसा लगा रहे हैं, जो बच्चे, जो पेरेंट्स, ठीक है, उनके साथ अन्याय ना हो, वो सारी चीजों के लिए। साथ साथ में एडवाइस करने कोचिंग सेंटर को कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दें। अभी एक बहुत अच्छा चीज एड्रेस की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या हुआ है, इन्होंने ये बताया है कि भाई जो भी कोचिंग सेंटर्स है, वो लोग को करिकुलर एक्टिविटीज करें। केवल पढ़ाई लिखाई से बच्चे का विकास नहीं होता है। और आजकल कोचिंग सेंटर्स में क्या हो रहा है, बच्चे 9th 10th आते हैं, स्कूल में सारी चीजें सीखता है। ठीक है, फ्रेंडशिप और बहुत सारी चीजें सीखता है। लेकिन जब आप केवल एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर जाते हैं, आपने बच्चे को इधर से उधर, अपनी सिटी से दूसरी सिटी में, बड़ी सिटी में भेज दिया, उसको सुबह से लेकर रात तक के कोचिंग सेंटर में जाना है, बस सोना है, खाना पीना है मेस में, और वापस सुबह से कोचिंग में आना है, तो बच्चे का बाकी विकास नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारा फोकस दिया गया है। साथ साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी बात की गई यहाँ पे। ऑफकोर्स जहाँ जहाँ पे बच्चे स्ट्रेसफुल या करियर में आगे, अगर कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं कर पा रहे, तो दूसरा काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस होना चाहिए। तो और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को भी अभी बोल दिया है कि आपको साइकोलॉजिकल गाइडेंस की भी, लोगों को मेंटल वेलबींग के लिए भी आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी। अब हम समझते हैं कि हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं ना, कोचिंग कोचिंग कोचिंग, तो कोचिंग है कौन, कोचिंग के अंदर कवर कौन होता है। तो कोचिंग के लिए इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी है, समझिए। यहाँ पे इन्होंने बताया कोचिंग मतलब ऐसा कोई भी ट्यूशन इंस्टीट्यूशन या गाइडेंस यहाँ पे दिया जा रहा है, कोई भी तरीके की चीज इंपार्ट की जा रही है, लर्निंग इंपार्ट की जा रही, दे दी जा रही, जहाँ पे 50 से ज्यादा बच्चों को, अगर आपके छोटा मोटा ट्यूशन क्लास से आप होम ट्यूशन अगर लेते हैं तो माइट नॉट बी कवर्ड, आपकी प्रॉपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग वो होगी जहाँ पे 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाहर किसको किया गया, बट डज नॉट इंक्लूड काउंसलिंग, स्पोर्ट्स, डांस, थिएटर, और ये वाली एक्टिविटीज अगर आप करा रहे हैं तो आपको इसे बाहर कर दिया, मतलब स्पोर्ट्स, डांस अकेडमीज, थिएटर्स, ये सब लोग होते हैं, इनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, साथ में कोचिंग सेंटर क्या होता है, तो ये बताया जहाँ पे स्टडी प्रोग्राम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और ये सारी चीजों की तैयारी की जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, XYZ, सारी चीजों की, ये सारी चीजों की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो डेट विल बी कवर्ड एज पर कोचिंग सेंटर की डेफिनेशन में कवर्ड होगा। नेक्स्ट, बाकी सारी चीजें अभी हमारे काम की नहीं है। नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन इन कोचिंग सेंटर। ये बेसिकली किसके लिए, अगर आप खुद एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, इन फ्यूचर आपको कोचिंग सेंटर चलाना है, या आपके बच्चे जाते हैं, तो अगर आप चेक भी करना चाहते हैं, ये बोले अगर कोई भी कोचिंग सेंटर अभी है या अभी बनने वाली है, तो अगर आपको कोचिंग देनी है, ठीक है, एस्टेब्लिश करनी है, रन करनी है, मैनेज करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कितने, मैंने अभी बताया था 3 महीना, तो देखिए लिखा 3 जहां से गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हो रही है, लागू हो रही है, वहां से 3 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। बहुत ही बढ़िया। कैसे लेना है, तो जो फॉर्म, मैनर और फीस के साथ बताएंगे, जो डॉक्यूमेंट देना है वो दे देना, हो जाएगा। ये बेसिकली ये वाले जो पॉइंटर्स है, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले उनके लिए। अब अगर आपकी मल्टीपल ब्रांच है, आपकी एक ही शहर में, अलग अलग शहर में अलग अलग ब्रांचेस है, तो वो सेपरेट मानी जाएगी, सबके लिए आपको इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। साथ में जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, तो आपको राइटिंग में सारी चीजें पूछेंगे, करेंगे। अच्छा, अगर हमको आपका ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रेफ्यूज करना है, तो रेफ्यूज भी किया जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा क्या दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या होता है, आपको आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने के पहले आपको सुना जाएगा। अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाला हूं, तो अगर मैंने कोई रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दिया और उनको अगर कैंसिल करना है, तो एक बार मुझे चांस दिया जाएगा, मेरा वक्त, मेरी बात रखने का मुझे चांस दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वैलिडिटी के बारे में भी यही लोग खुद डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको रिन्यूअल कराना है, तो आपको 2 महीना पहले, जैसे अगर मेरा 2 महीने बाद खत्म होने वाला है, तो एटलीस्ट आज मैं एप्लीकेशन दे दूं 2 महीने के पहले, 2 महीने का उनको एक टाइम पीरियड है कि वो लोग चेक वेक करके आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम ईजी थी। अब आता है कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ये भी बोला कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड कब होगा, ये भी कोचिंग सेंटर्स वालों के लिए। कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा अगर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
वहाँ पे जो ट्यूटर्स हैं वो ग्रेजुएट नहीं है। आज की डेट में अगर आप कोई भी आलू-चालू जो आप किसी को भी उठा के ले आएँगे और बोलेंगे कि ये आपको पढ़ाएगा, दैट विल नॉट बी फाइन। एट लीस्ट सामने वाला बंदा या बंदी शैल बी अ ग्रेजुएट, ठीक है? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट व्हाटएवर यू, बट ग्रेजुएशन इज़ द बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड है, जब तक ग्रेजुएट नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। सेकंड, आप देखिए ये सबसे ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, इसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया। इन्होंने बोला अब आप मिसलीडिंग प्रॉमिस नहीं कर सकते। लोगों को गलत तरीके से भ्रामक जो एडवर्टाइज़मेंट होती है ना, आइए हमारे यहाँ से रैंक लेके जाइए, आप हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो रैंक आ जाएगा, आपका जॉब लग जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपकी जॉब सिक्योरिटी है, ये है, वो है, या आपको गुड मार्क्स आ जाएँगे। अब ये नहीं करना है, ना पेरेंट्स ना स्टूडेंट्स, इनके साथ जब आप एनरोल कर रहे हो तो आप इनको ऐसे फेक प्रोमिसेस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इसी में फंसते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा है enroll students below 16 years of age or the student enroll should be only after the secondary school examination। मेरी बात समझिए, यही वाला पॉइंट है जिसमें लोग बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि जब तक बच्चा 16 साल का नहीं होता आप उसको कोचिंग सेंटर में मत एनरोल करो। मतलब आप कर ही नहीं सकते, अगर आप करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो आप कोचिंग सेंटर के तौर पे आप काम नहीं कर पाओगे। क्यों बोला है? सिंपल सीधा सा रीजन है, क्योंकि बच्चा 9वीं 10वीं से लेके 12वीं 11वीं 12वीं तक के बेसिकली ये जो टाइम पीरियड होता है, हम उसको घर से दूर भेज देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, और वो फालतू का प्रेशर लेता है, और अगर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है तो फिर गलत चीज़ों की तरफ जाते हैं बच्चे। तो इसलिए ये बोलिए 16 साल के बच्चे, 16 साल से कम की उम्र वाले बच्चों को आप जनरली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स में एनरोल ही नहीं करोगे, आप एडमिशन ही नहीं लोगे, ठीक है? अब ये एक पॉइंट है। मेरे हिसाब से इस पॉइंट के ऊपर अभी कुछ ना कुछ चीज़ें और क्लैरिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। इफ एंड दोज़ और इफ एंड बट्स वाला जो चीज़ें होता है ना, इसके ऊपर अभी थोड़ी बहुत और चीज़ें डिस्कस होगी। अभी लोग जो इसके लिए जिनके लिए ये बनाया गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और जो बच्चे हैं, दोनों के लिए इनके जो भी एसोसिएशन होंगे, मुझे लगता है इसके ऊपर अभी और थोड़ी बहुत बातें होएगी, क्योंकि अभी प्रॉपर क्लियर नहीं है। इसका इंटरप्रिटेशन सबके लिए अपना-अपना हो सकता है, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है पब्लिश और कॉस्ट टू बी पब्लिश एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। सिंपल सीधा सा बोल रहे हैं कि आप कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे। आप पेपर देखते होंगे, मैंने तो एक बार ऐसा देखा था कि 3 अलग-अलग पेपर में एक ही बच्ची का AIR 1 आया था, कोई पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन था, आई थिंक जेईई या समव्हाट अराउंड कोई ऐसा एग्जामिनेशन था, और 3 अलग-अलग कोचिंग्स थी, एक ही बच्ची का तीनों AIR 1, तीनों बता रहे हैं हमारे यहाँ से पढ़ी है। भाई हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मतलब ये क्या सीन है? और ऐसे में बच्चे फँस जाते हैं, ठीक है? अब होता भी होगा तो नहीं पता, तो ये ऐसी भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स अलाउड नहीं है, ठीक है? कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है। आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते डायरेक्टली डायरेक्टली कि हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ है, वो फैसिलिटीज़ है, आप गलत तरीके से नहीं कर सकते। लोग बहुत करते हैं, अभी तक ये करते हैं, अब लोगों को इसको स्पिरिट में लागू करना पड़ेगा। साथ-साथ ये बोला बी रजिस्टर्ड इफ इट इज़ लेस देन मिनिमम स्पेस। ऑफ कोर्स आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं देंगे अगर आपको पर स्पेस जो रिक्वायरमेंट है ना, अरे आप लोगों को बैठने करने नहीं दे रहे, उससे अलग मेंटल वो हो जाती है चीज़ें। तो आपको एटलीस्ट पर लोगों के बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। वो जो मैंने बताया नहीं था स्टूडेंट्स के साथ वो फायर एक्सीडेंट्स वाला हुआ था, तो यार लोगों को अगर जगह नहीं मिलती है एग्ज़िट करने के लिए, अगर आपने प्रॉपर स्पेसिंग नहीं आपके और बस आप बच्चे भर रहे हो, तो वो भी आज की डेट में अलाउड नहीं होगा, ठीक है? और साथ-साथ बोला कोई भी ट्यूटर को आप नहीं रखोगे, कोई भी ऐसे ट्यूटर की सर्विस नहीं लोगे जो कन्विक्ट हुआ है मॉरल टर्पिट्यूड में, मतलब कि एक तरीके से अपराधी है समझिए, आप उसको अब वो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है? और एक प्रॉपर काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए आपके यहाँ, ठीक है? आपके यहाँ प्रॉपर एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें आप सारी डिटेल्स देंगे। आप क्या फीस चार्ज रहे हो, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ क्या है, कब तक आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी जो कोर्स कंप्लीशन वाला एक मैंने बात बोला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा और आगे डिस्कस करूँगा। फिर आता है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, ये जिसको कराना है उसके लिए। फीस के ऊपर आती है बहुत ही बढ़िया बात। ये बोल रहे हैं जो भी ट्यूशन फीस होगी आज की डेट में आप फालतू की फीस नहीं चार्ज करोगे, जो भी फीस कोर्स के हिसाब से आप करिकुलम के हिसाब से चार्ज करोगे, वो हमेशा फेयर और रीज़नेबल होनी चाहिए, और हमेशा उसकी रिसीट देनी है। ऐसे नहीं बस आपने वसूल ली और आपने उसकी प्रॉपर लीगल रसीद नहीं दी या रिसिप्ट नहीं दी, आपको रिसिप्ट्स देनी पड़ेगी। ठीक है? साथ-साथ कोचिंग सेंटर्स को एक प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना है, उसमें सारा चीज़ बताना है कि हम लोग कब तक कोर्स कंप्लीट करेंगे, कितने नंबर ऑफ क्लासेस होगी, कितने लेक्चर्स होंगे, एक एप्रोप्रिएट बेसिस में, ठीक है? हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या होगी, ईज़ी एग्जिट पॉलिसी। अब ये ईज़ी एग्जिट पॉलिसी है ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ लाई है। इन्होंने ये बोला है, नीचे मैं पॉइंट्स में बताऊँगा कि अगर कोई बच्चा 2 साल के लिए समझिए, जैसे कि अगर मेरा 9th 10th मेरा कंप्लीट हुआ, मैं 11th 12th के लिए जेईई या कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए मैंने कहीं पे एनरोल किया कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ। मैंने 1 साल पढ़ा 11th, मुझे या तो कोर्स में मज़ा नहीं आया या उनके साथ पढ़ के मज़ा नहीं आया, मुझे अभी छोड़ना है। हम लोग 2 साल की फीस दे देते। अब आज की डेट में ये होगा, इन्होंने जैसा बोला है कि अगर आप छोड़ना चाहो, आप छोड़ सकते हो। स्टूडेंट अगर छोड़ना चाहे, तो उसकी जो बची हुई फीस है, प्रो राटा बेसिस में जो बची हुई फीस है, वो आपको देना पड़ेगा। देखिए, इफ द स्टूडेंट हैज़ पेड फुल फीस, है ना, और अब वो मिडिल में छोड़ना चाह रहा है, तो आपने उसको रिफंड करना है फीस को, ठीक है? कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस क्या होता है? मैंने जितना यूज़ कर लिया सर्विसेज़ आपका, मैंने 1 साल पढ़ लिया, तो 1 साल का पैसा काट लो, 1 साल का जो बचा है वो दोगे। साथ-साथ अगर मैंने हॉस्टल फैसिलिटी ली है, मैं हॉस्टल में रहता था, खाने का पैसा दिया हूँ, तो मेरे को अब वो भी वापस करोगे। ये एक बहुत बड़ा एक आया है, बस भगवान करे अगर ये ढंग से फॉलो हो जाए, तो क्या ही बात होगी। ठीक है? बस इसका फ़ॉलो-अप बहुत ज़रूरी है। फिर लिखा है कि आप कहीं से भी अच्छा समझिए, मैंने एक बार आपको ले लिया कोर्स में, देन आफ्टर में ब्रो अब मैं फीस ज़्यादा चार्ज करूँगा। एक बार आप कोर्स में आ गए, अब मैं ब्रो आपने पहले 8,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, अब आप और 2,000 रुपए दो। ये अलाउड नहीं है। तो आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कोर्स, करेंसी ऑफ द कोर्स मतलब जब कोर्स चल रहा है, अब आप नहीं बढ़ा सकते फीस को, ठीक है? और ये बोले इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी चीज़ लाई है। ये भी स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट फ्रेंडली एक कदम है मैं बोलूँगा। ये बोल रहा है कि जो भी आप कोचिंग है ना, आपका जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, उसमें लिखा है मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर एरिया
एलोकेट करना है हर स्टूडेंट के लिए। मतलब स्टूडेंट्स के बीच में 1 स्क्वायर एरिया का गैप तो होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है? एटलीस्ट अच्छा खासा आपके पास गैप होना चाहिए। उससे भी कहीं न कहीं आप देखेंगे तो मेंटली बच्चा शांत रहता है और एक अच्छा रहता है। एकदम भर-भर के जो चीज़ें होती है ना, बच्चा उसमें ध्यान ही नहीं लगा पाता है। फिर वो केवल नाम के लिए कोचिंग जाता है। आपने बड़ी-बड़ी कोचिंग्स में आपने ये देखा होगा, ठीक है? और फिर लिखा है कि आपको फायर सेफ्टी कोर्स अपनी ये बहुत ज़रूरी है। जो ये कहाँ से आया है? वही जो मैंने बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में आग लगती है, बच्चों को बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है? आपको हमेशा फर्स्ट एड किट्स वगैरह रखनी है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ रखनी है, आपको फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रखना है आपका प्रीमाइसेस, ठीक है? अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए हर क्लासरूम में, सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है? साथ-साथ ये सबके लिए ना स्टूडेंट्स और स्टाफ दोनों के लिए अच्छा एक ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। आपके प्रीमाइसेस में सीसीटीवी कैमरास लगे रहने चाहिए और हॉल टाइम मेंटेन भी, बस लगा के रख दिए इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है? एक कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए, जो भी आपकी डिस्प्यूट या कंप्लेंट्स होगी, उसको कैसे आप ग्रीवेंसेस को डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करोगे, मतलब क्या अगर कोई ने कोई कंप्लेंट दी है, तो आपको जो फीडबैक जो हम लोग बोलते हैं, उसको समय पे रिज़ॉल्व करना है, ये भी आपकी ड्यूटी होगी और साथ में सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये बहुत अच्छा कदम है। क्लासेस के बारे में बोल रहा है कि आपने आपको पूरे एफर्ट्स लगाने हैं कि आपने जो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट बोला है, स्टिपुलेटेड टाइम है आपके हिसाब से जो एप्रोप्रिएट आपने टाइम लिमिट बोला था, उसमें आप कोर्स कंप्लीट करके दे रहे हैं, ठीक है? और बाकी इसमें कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज़ ये बोल रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशन स्कूल्स नॉट टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग देयर इंस्टीट्यूशन स्कूल्स अवर्स, हाँ, कोची बहुत अच्छा स्टेप था। इसमें इन्होंने ये बोला है कि जनरली क्या होता है कि भाई मेरा 10 से 5 या 10 से 2 समझिए मेरा स्कूल का टाइम है और उसी टाइम आप 12 से 2 कोचिंग भी रख रहे हो। तो बच्चा क्या करता है, स्कूल अवॉइड करता है कोचिंग के नाम से। ये बहुत होता है। मैं भी अपने टाइम पढ़ता था तो कुछ बच्चे जाते थे, हम तो नहीं जाते थे, बट कुछ बच्चे जाते थे, ठीक है? तो इससे बच्चे का इधर का कोर्स छूट जाता है। जैसे 2 पीरियड्स छोड़ दिए उन्होंने, 2 जो सब्जेक्ट्स होते थे वो छोड़ दिए और वहाँ चले गए। तो ये बोल रहा है अब आप ड्यूरिंग द कोर्स जब वहाँ चल रहा है, आप ये नहीं करोगे। डमी स्कूल्स अलाउड नहीं है अब, ठीक है? क्योंकि नाम के लिए आप स्कूल दिखा रहे हो, बच्चे स्कूल गए नहीं। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएगा उसका दिमागी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। वो लोगों से नहीं मिलेगा, लोगों को नहीं समझेगा, तो फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? फिर बोले स्टूडेंट्स को रिलैक्स करने का प्रॉपर एक टाइम टेबल देना पड़ेगा आपको और उनके ऊपर आप फालतू का प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है? अच्छा ये एक बहुत अच्छी चीज़ बताइए, ये स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ आई है। ये बोलना चाह रहे हैं वीकली ऑफ देना स्टूडेंट्स को एज़ वेल एज़ ट्यूटर्स को, जो ट्यूटर है उसको भी, ठीक है? तो आपको 1 हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी देनी चाहिए बच्चों को, ठीक है? फिर बोल रहे हैं एक बहुत अच्छा स्टेप लाया है, ये बोल रहे हैं कि यार आप किसी भी, हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते, तो जो भी बड़े-बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, बी इट होली, बी इट ईद, बी इट दिवाली, क्रिसमस, जो भी ऐसे बड़े-बड़े जो फेस्टिवल्स हैं, ठीक है? इसमें आपको छुट्टी देनी चाहिए, ठीक है? वही लिखा है देखो, कस्टमाइज़्ड लीव देनी है आपको, जो भी पर्टिकुलर पॉपुलर फेस्टिवल्स, जो बड़े-बड़े फेस्टिवल्स हैं, एटलीस्ट उसमें इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में आपको छुट्टी देनी पड़ेगी। पर्टिकुलर रिलीजन्स के हिसाब से, रीजन्स के हिसाब से। भई अगर मैं कर्नाटका में हूँ, भई अगर मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, भई अगर मैं राजस्थान में हूँ, तो अलग-अलग रीजन्स के हिसाब से जो-जो छुट्टी होती है आपको देनी पड़ेगी, रीजन्स के हिसाब से। और अगर आप कस्टमाइज़्ड लीव जो बोलना चाह रहे हैं ना, कस्टमाइज़्ड लीव में आप ये मान सकते हैं कि अगर कुछ ऐसे बड़े-बड़े फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको छुट्टी देनी है। बच्चों के अंदर कोई भी ऐसी गलत भावना नहीं आनी चाहिए। और ये छुट्टी देने का पर्पज़ क्या है कि वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो पाएँ और उनका इमोशनल बूस्टिंग हो। जब हम लोग फैमिली के साथ जाते हैं, मिलते करते हैं बच्चे दूर-दराज से, तो उनको एक बहुत अच्छा लगता है, फिर वो और अच्छे से पढ़ पाते हैं। अब एक बहुत बड़ा स्टेप इन्होंने बोला है, ये तो मेरे लिए भी मतलब एकदम ही नया चीज़ है। इन्होंने बोला है कि जो कोचिंग क्लासेस होगी, 5 घंटे से ऊपर बच्चों को नहीं रखिएगा। लिखा है शुड नॉट बी मोर देन 5 हावर्स इन अ डे, मतलब एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा कोचिंग क्लास नहीं होगी। जनरली ये बोलना चाह रहे हैं जो 15-16 साल के बच्चे हैं उनके हिसाब से, क्योंकि अगर आप बड़े-बड़े कोर्सेज़ करोगे, आपको टाइम पे भी कंप्लीट कराना है, ऊपर में था कि टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए और आप बोले 5 घंटा, भाई डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे की क्लासेज़ होती है तो 6-7 घंटा तो जाता ही है, स्प्रेड हो जाता है वो पूरा, ठीक है? तो ठीक है, 5 घंटा लिखा है, प्रोडक्टिव 5 घंटा होना चाहिए अराउंड, ठीक है? वैसा कुछ लिखा है और लिखा है कोचिंग अवर्स शुड नीदर बी टू अर्ली इन मॉर्निंग एंड नॉट टू लेट, ये भी बहुत अच्छा है कि आप सुबह 4 बजे से मत बुलाओ और रात के 10 बजे तक मत रोको। एक प्रॉपर एक टाइम पे आप छोड़ दो, जो बिज़नेस अवर्स होते हैं उसमें आप छोड़ दो, ठीक है? साथ-साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, को-करिकुलर एक्टिविटीज़। केवल पढ़ना और पढ़ाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सारे जो भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका सारा डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका लाइफ स्किल, साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है? एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, ये सारी चीज़ें, फिटनेस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको डेवलपमेंट में ध्यान देना है। अब ये बोल रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट बाय द कोचिंग सेंटर, तो अब कोचिंग सेंटर्स कैसे काम करेगी, कैसे सारा कुछ करेगी, ये केवल उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कोचिंग सेंटर चलाती है, सॉरी। लिखा है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप एडमिट कर रहे हो, उनके बीच में एक हेल्दी स्टूडेंट टीचर रेशियो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? 2000 बच्चे, 200 बच्चे तो चले लोगे, 2000 बच्चे, एक टीचर, हाउ ही और शी विल मैनेज, ठीक है? बोलने के लिए अच्छा लगता है, वीडियोस बनाने के लिए अच्छा लगता है, सारी चीज़ें अच्छी लगती है, बट वन ऑन वन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है? स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते। भाई 90 या 80% बच्चे थोड़े-से ऐसे डर भाव के साथ कभी अपने टीचर्स के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, डाउट ही नहीं पूछ पाते, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये बोल रहे हैं प्रॉपर हेल्दी टीचर रिलेशनशिप रेशियो होना चाहिए, ठीक है? और ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है? अगर आपको क्लासेस लेना है, आप 5 क्लास में बाँट दो बच्चों को, एक ही क्लास में आप 1000 बच्चों को लोगे, मैंने देखा है बड़ी-बड़ी क्लासेस ऐसी लेती है, ठीक है? अगर अगर नहीं हो पाता है मेरे हिसाब से, तो आप 1000 बच्चों का नाम याद नहीं रखते, वो बियॉन्ड है, ठीक है? तो जितना हो सके कोशिश करिए कि वन ऑन वन ईज़ी एक्सेस हो। देखो कितना अच्छा चीज़ें लिखा है, ये सारी चीज़ों का ईज़ी एक्सेस होना चाहिए स्क्रीन और ब्लैक बोर्ड्स में, ठीक है? और फिर बोल रहा है कि स्टूडेंट्स शैल बी वेल अप्राइज्ड विद द डिफिकल्टी, हाँ, आपको जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको बताना है कि वो एग्ज़ाम में कितनी डिफिकल्टी होगी, सिलेबस क्या है, किस लेवल की उसमें इंटेंसिटी और कितना प्रिपरेशन और एफर्ट लगाना है। स्टूडेंट टीचर्स का तो ड्यूटी ही होता है कि उनको प्रॉपर गाइड करें। तो ये वो भी बोलना चाह रहे हैं कि आपको प्रॉपर गाइड करना है। बच्चों को पता ही नहीं है, बस आप पढ़ा रहे हो, पैसे ले रहे हो, छोड़ रहे हो, दिस शैल नॉट बी द आपका मोटो ये नहीं होना चाहिए,
ठीक है? अब बस चीज़ें खत्म होने को आई है, हो सकता है वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया हो, थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिए। अगर आप यहाँ तक आए, मतलब आप एक बहुत अच्छी चीज़ जानना चाह रहे हैं, ठीक है? क्लियर हो रहा है? क्योंकि हाई कॉम्पिटिशन आज हम लोग को पता है, बच्चे को यही दिक्कत होता है, हाई कॉम्पिटिशन है और एकेडमिक प्रेशर बहुत है, इससे अच्छा करना है, उससे अच्छा करना है, शर्मा जी का लड़का अच्छा कर लिया, मिश्रा जी का लड़का अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। आपको मेंटल वेल-बीइंग देना है स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो ये बोल रहे हैं कॉम्पिटिशन अगर बढ़ रहा है तो आपको प्रॉपर काउंसलर रखना है, आपके टीचर्स इतने अच्छे होने चाहिए, आपके पास ऐसे स्टाफ्स होने चाहिए जो समय-समय पे मोटिवेट करे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे उनको, ठीक है? और बस ये सारी चीज़ें रखनी है आपको। ठीक है? बाकी आपको चीज़ें बचेंगी, आपको प्रॉपर वर्कशॉप्स लेनी है, अवेयरनेस वीक्स लेनी है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बताना है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रही चीज़ें, ये होती रहनी चाहिए। वन ऑन वन कम्युनिकेशन विद टीचर्स, विद स्टूडेंट्स, विद पेरेंट्स, ये तीनों का अगर अच्छे से चल रहा है, जो हम लोग बोलते हैं ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स, अगर ये फ्रूटफुली हो रहा है, तो हमारा इंडिया बहुत आगे जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे बस बेसिक-बेसिक सी चीज़ें बताई गई है कि आपको किसी भी अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी एप्लीकेंट के तहत या किसी भी स्टूडेंट के अगेंस्ट में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ठीक है? उसके आगे नहीं जाना है, कोई पर्टिकुलर रीजन का है, पर्टिकुलर रेस का है, कास्ट का है, सेक्स का है, कहीं और पैदा हुआ है, यहाँ पैदा हुआ है, आपको इसके हिसाब से कभी भी जैसे कई लोग कहते हैं ना ये गाँव वाला है, ये शहर वाला है, ये मेट्रो वाला है, ये 2 टायर सिटी वाला है, 3 टायर सिटी वाला है, ऐसा नहीं करना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल रहा है आपका जो प्रीमाइज़ेज़ होगा उसको कोशिश करिए दिव्यांग फ्रेंडली हो। अगर कोई दिव्यांग भी आपके कोचिंग सेंटर्स आ रहा है, तो वो अप्रोचेबल हो, आपके पास आके वो काम कर सके, मतलब आपके पास आके वो ट्यूशन्स ले सके। मतलब ऐसा होना चाहिए आपके पास अगर फैसिलिटीज़ है, तो जिसमें दिव्यांग आ जा सके, चीज़ें अच्छी हो, तो उनके लिए भी होना चाहिए ऐसा। ठीक है? ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लाया इन्होंने। बस बाकी सारी चीज़ें ये कोचिंग सेंटर्स के लिए कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, ठीक है? आप इधर से उधर से अगर शिफ्ट कर रहे हो, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, आज मैं जैसे अगर मैं अभी एक पर्टिकुलर एरिया में हूँ, अब मैं कोई पर्टिकुलर एरिया में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके खिलाफ इंक्वायरी भी हो सकती है, आपकी कंप्लेंट कैसे खत्म होगी, डिस्पोज़ ऑफ होगी, पेनल्टीज़ क्या लगेगी। अब पेनल्टी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? ये बोलना चाह रहा है अगर आपने ये जितनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, ये किसके ऊपर है? जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके लिए, ठीक है? अगर आपने एक भी चीज़ों को गलत तरीके से किया, तो आपको 25,000 रुपए की फर्स्ट ऑफेंस में मैंने आज पहली बार कोई चीज़ गलती करी तो 25,000 रुपए का जुर्माना देना है। आपने फिर किया, 1 लाख रुपए का जुर्माना देना है। अच्छा फिर किया या कुछ किया, खत्म भाई रिवोकेशन आपका सर्टिफिकेट जला के राख कर देंगे, खत्म आपको रिवोक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन खत्म कर देंगे, कैंसल कर देंगे। रिवोक करना मतलब कैंसल करना, देखिए लिखा है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे खिलाफ कोई चीज़ गलत की गई है, तो आप उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये था मोटा-मोटा अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो भी बेसिकली सुसाइड्स और ये सारे जो केसेस चल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं था, फालतू की फीस चार्ज की जा रही थी और बच्चों को स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है स्ट्रेस और ढंग से उनको कोई देखने वाला नहीं था, सब केवल पैसा देख रहे थे, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक स्टेप अहेड आई है सामने और उन्होंने एक फ्रेमवर्क लाया है। अब ये फ्रेमवर्क एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट्स को अडॉप्ट करना है और उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनानी है। उन्होंने तो एक स्ट्रक्चर बता दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी खत्म समझिए। बेसिकली उन्होंने एक स्ट्रक्चर बता दिया। अब जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने-अपने स्टेट्स में इसके लिए कमीशन्स बनाने चाहिए, गाइडलाइंस निकालनी चाहिए, प्रॉपर चेक करनी चाहिए, ठीक है? और बस आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लाई गई है, एक अच्छा पैटर्न है। मेरे हिसाब से अगर इसको विद द लेटर एंड विद द स्पिरिट फॉलो किया जाए, तो ये हमारे इंडिया के कोचिंग सेंटर्स के लिए एज़ वेल एज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है? होप सो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा इसमें लगता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? और अगर कुछ ऊपर-नीचे हो गया होगा, थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा तो आई एम स्टिल अ लर्नर, ठीक है? तो देख लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। चलिए, तो जब तक नेक्स्ट वीडियो में आएँगे, तब तक के लिए राधे-राधे।